वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि बोर्स थ्योरी क्या होता है। इससे पहले हम आप लोगों को रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में बता चुके थे। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है बोर्स थ्योरी। तो आखिर ये बोर्स क्या है, उनका थ्योरी क्या है, आखिर ये क्या है। देखिए, बोर्स हमारे एक नील्स बोर हमारे साइंटिस्ट है जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा योगदान है। आज तक हम जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारा थ्योरी है वो आज तक जो चलते आ रहा है, ये बोर्स साहब का दिया हुआ थ्योरी है। इन्होंने 1913 में एक एटम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया था और सेल के बारे में सारी जानकारी दी थी, और उसी को हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम तक। ताकि ये बोर्स थ्योरी है क्या, इसी को हम बोलते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम के नाम से भी जाना जाता है कि उसके एटम के बारे में इन्होंने क्या क्या अपना थ्योरी और कंसेप्ट दिया। तो आइए समझते पहले ये क्या है। मैं यहाँ पे पेन चूज कर लेता हूँ। तो क्या है बोर्स मॉडल ऑफ एटम, जिसको हम क्या कहते हैं बोर्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। कहीं पे बोर्स थ्योरी लिखा रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। बोर्स मॉडल ऑफ एटम और बोर्स थ्योरी सेम होता है। तो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि द प्रेजेंट मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय नील्स बोर। नील्स बोर हमारे एक साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या किया कि जो हम प्रेजेंट टाइम में अभी जो हम मॉडल ऑफ एटम पढ़ते हैं, जानते हैं कि बीच में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, सारी बातें जानते हैं, वो प्रेजेंट टाइम में जो हम स्टडी करते हैं वो नील्स बोर साहब ने 1913 में इस चीज़ को बता दिया था। ठीक है, उसी को आज तक हम लोग फॉलो करते भी आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या है, इससे पुराने सिलेबस में आप लोगों को इससे पहले पढ़ना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो चीज़ बातें हटा दी गई है। उसमें हम आप लोगों को समझा सकते थे कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है उस चीज़ को बताना। लेकिन फिर भी हम आप लोगों को इतना याद कर लीजिएगा कि जो हमारा ये बोर्स थ्योरी है कि इस पर बेस्ड है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे ये हमारा बेस्ड है। अगला जो हमारा है बोर्स थ्योरी कह रहा है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से मेन बातें हमारे एटम के बारे में बताया है बोर्स साहब, वो सारी बातें हैं इसमें लिखी हुई। पहला क्या कह रहा है कि एन एटम है वो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इन सेंटर। हम जानते हैं कोई भी हमारा एटम होता है, मैं यहाँ पे रेड कलर चॉइस करता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि हमारा कोई एटम है, बीच में इसका न्यूक्लियस है, इसमें हमारा प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे हमारा न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि हमारा प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। ये हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वही बात इसमें बोली गई है, कह रहा है कि किसी एटम के पास क्या होगा, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो चार्ज कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस यानी सेंटर में जो हमारे न्यूक्लियस होता है उसमें वो कंसंट्रेटेड रहता है, केंद्रित रहता है। अगला जो पॉइंट है कह रहा है कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि हमारे एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो न्यूक्लियस के चारों ओर ही ना कर रहे हैं। तो वही अगला पॉइंट है कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। जो हमारा न्यूक्लियस होता है इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ होता है। अगला जो हमारा पॉइंट करा कि द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, लेकिन किस पाथ पे करता है, तो ये जो सर्कुलर पाथ है ना, इसी सर्कुलर पाथ पे हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। यही बात ये पॉइंट बोलना चाह रहा है। अगला जो पॉइंट है दिस पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट और सेल। तो अब वो तो पाथ सर्कुलर पाथ पे तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन उसको टेक्निकल वर्ड में क्या जानेंगे हम, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं या सेल बोलते हैं। ये दोनों सेम ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑर्बिट क्या है, सेल होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। ऑर्बिट सेल का मतलब सेम होता है। वही बोल रहा है कि जो हमारा पाथ होता है सर्कुलर, जिस पे हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या सेल बोल सकते हैं। अगला जो पॉइंट क्या है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। अब मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो कुछ एनर्जी के साथ रिवॉल्व करता होगा, तो हमेशा ही रिवॉल्व करते रहता है, तो समय बदलते रहता है, लेकिन समय के अनुसार ये अपना एनर्जी कभी भी चेंज नहीं करता है। वही बात इसमें लिखी गई है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होता है, वो क्या कह रहा है कि किसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके पास जो एनर्जी होता है वो टाइम के अनुसार चेंज नहीं होता है। यही बात है। अगला जो बात है मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। देखिए क्या कर रहा है कि कह रहा है कि एज लॉन्ग पार्टिकुलर ऑर्बिट इज इट डज नॉट लूज और गेन एनर्जी। जो कह रहा है कि लॉन्ग पार्टिकुलर ऑर्बिट इट फ्लोज।
क्या कह रहा है कि जो हमारा ऑर्बिट मान लीजिए ये हमारा एटम है, ठीक है, इस पे हमारा कोई एक मान लीजिए एक ऑर्बिट ये है, दूसरा ऑर्बिट ये है, तीसरा ऑर्बिट ये है, ये डज नॉट, इस ऑर्बिट के पास एनर्जी होगा। हम जानते हैं कि हर ऑर्बिट है सबका एनर्जी अलग अलग होगा, सबका रेडियस भी अलग होगा। तो ये इसके पास जो एनर्जी होता है ऑर्बिट के पास, वो क्या करता है, वो चेंज नहीं करता है। वही कह रहा है कि डज नॉट लूज और गेन। लूज गेन कब करेगा, मान लीजिए अगर हम कोई 10 रुपये हमारे पास है, 5 रुपये पा लिए तो हमारा चेंज हो गया, अमाउंट अगर किसी को दे दिया तो अमाउंट घट गया। तो वही बात कर रहा है कि गेन और लॉस नहीं होता है, जिसके कारण उसके एनर्जी में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आती है। कह रहा है कि दिस मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे 2 बार लिख देता हूँ। कह रहा है कि दिस मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए पार्टिकुलर एनर्जी सेल रिमेन्स कांस्टेंट। तो वही हम बात बोल चुके हैं कि ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है किसी एनर्जी के साथ, तो क्या करता है, अपने एनर्जी को कांस्टेंट रखता है, किसी भी प्रकार का उसमें चेंजेस नहीं आता। जब चेंजेस नहीं आता है तो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये सारी बातें हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसे आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर ले, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसके आगे के जो पोर्शन है उसको देखते हैं। देखिए कह रहा है कि अब इसमें अगला जो पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू बोर्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्टेन ऑर्बिट। बोर साहब पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। ये बातें बोर साहब बता चुकी है। तो इसमें क्या कह रहा है कि बोर साहब के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी सर्टेन ऑर्बिट में, जैसे हमारा एटम है, ये हमारा ऑर्बिट है, डिफरेंट ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट में जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है एक सर्टेन ऑर्बिट में, तो वही कह रहा है कि बोर साहब के अनुसार उसका जो mvr बराबर क्या है NH/2π। ये क्या कह रहा है, देखिए मैं यहाँ पे पाई का मतलब ये हो रहा है, हम यहाँ पे उसको सिंबल दे नहीं पाए, इसीलिए हम इसको लैंग्वेज में फॉर्म में लिख दिए। तो क्या कह रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा उसका क्या होगा, मास क्या होगा, mvr बराबर हमारा फॉर्मूला है NH/2π। देखिए फॉर्मूला होता है, ये हमारे बोर साहब दिए हैं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इस फार्मूला को डिराइव करना बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ये सिर्फ फार्मूला के बारे में जान लीजिए आखिर क्या है, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाता है तो आसानी से आप जवाब दे सकेंगे। तो यही कह रहा है कि जहाँ हमारा एम क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ इक्वेशन दी है, तो वहाँ हमारा एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v बराबर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व कर रहा है तो कुछ वेलोसिटी के साथ जरूर करेगा, तो वही उसका वेलोसिटी डिनोट कर रहा है आर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। मान लीजिए कि ये इस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो न्यूक्लियस से इसका कुछ दूरी होगा ऑर्बिट का, तो दूरी क्या है, रेडियस है, तो वही हमारा आर यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। कह रहा है कि न्यूक्लियस उस रेडियस कितना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो ये सारी बातें आप समझ चुके होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिट में घूमता है उसका हमारा mvr जो फार्मूला होता है उसका हमारा होता है n/h/2π। ये इक्वेशन को आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो आप आसानी से जवाब दे सकेंगे, उतना ये खास नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 4th पॉइंट, द एनर्जी इज इमिटेड और ऑब्जॉर्व ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। मान लीजिए कि ये हमारा कोई एटम है, इसमें बहुत सारे ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कब आ सकता है, कह रहा है कि द एनर्जी इमिटेड और ऑब्जॉर्व। मान लेते हैं कि एक और यहाँ पे ऑर्बिट बना दिए, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो अपना ऑर्बिट कब चेंज कर सकता है, या तो इसमें आ सकता है या आगे वाले में जा सकता है। तो उसी कंडीशन पे कर सकता है जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास जो एनर्जी होगा उससे ज़्यादा कुछ ले लेगा या छोड़ देगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पे स्टेबल है, इतना हमारे पास पैसा है, कुछ ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे कि अच्छे महल में रहना पसंद करेंगे, अच्छे घरों में रहना पसंद करेंगे। मतलब हम अपने लेवल को बढ़ा लिए, किसके कारण, जब हमारे पास अधिक पैसा आ
गया, जितना एनर्जी था उससे ज़्यादा आ गया। अब वही मान लेते हैं कि हम घर में है, नॉर्मल घर में है, हमारे पास जो एनर्जी है, पैसा है, उतना कॉन्स्टेंट है। अगर हम लूज़ कर दिए, मतलब किसी को दान में दे दे, तो हम गरीब हो जाएंगे, घर उर बेचना पड़ जाएगा, तो फिर हम सड़क पे चल जाएंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा जो होता है एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करेगा या लॉस करेगा, तो अपना ऑर्बिट चेंज कर सकता है इसी कंडीशन पे। अब वही पॉइंट यहाँ पे दे रखा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी, अगर कोई एनर्जी है वो अपना एनर्जी लॉस कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लॉस कर रहा है, यानी दान में दे रहा है, छोड़ रहा है, तो कह रहा है कि जंप फ्रॉम द हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी लेवल। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एनर्जी है, तो एनर्जी अपना लॉस कर दिया, छोड़ दिया, तो लॉस करेगा तो कम होगा, तो ये हमारे लोअर लेवल ऑर्बिट पे आ जाएगा। अब वही दूसरा सिचुएशन क्या कर रहा है कि तो अगर वो कोई हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो एनर्जी है उससे कुछ ज़्यादा एनर्जी पा लिया, तो ये हायर लेवल पे जंप करके चल जाएगा। यही कंसेप्ट कहना चाह रहा है। तो बात आती है कि इमिटेड एनर्जी। इमिटेड कहने का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन है कितना एनर्जी छोड़ा, रिलीज किया, अपने अंदर से इमिटेड किया, तो उसको हम क्या करेंगे, E2 माइनस E1 क्या होता है। E2 कहने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन है उसके पास पहले वाले जो एनर्जी था वो होगा, बाद में जो लॉस किया उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा इमिटेड एनर्जी पता चल जाएगा कि आखिर वो क्या है। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ चुके होंगे, काफ़ी आसान है, इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए इसके आगे का पोर्शन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन है बोर्ड साइड पे दिए हुए हैं, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी जो बताया है उसके कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं। तो एक्सप्रेशन क्या कर रहा है कि बोर्स डिराइव ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ए पार्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। कह रहा है कि ये हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया है। क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई ऑर्बिट है, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑर्बिट है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो वही कह रहा है कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस इलेक्ट्रॉन के लिए बताया जो किसी ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम लिया गया है। ये जो हमारा एटम है हाइड्रोजन एटम है, नॉर्मल एटम नहीं है। इसमें जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका कुछ एक्सप्रेशन बताया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्या है कि En बराबर क्या इक्वेशन दिया गया है, माइनस है यहाँ पे, माइनस RH, 1/n²। क्या है, En बराबर हमारा है माइनस RH, 1/n² है। तो यहाँ पे En बराबर हम लिख सकते हैं माइनस RH/n², जब हम ऊपर नीचे इसको करेंगे तो यहाँ पे En क्या बता रहा है, एनर्जी ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट, n ऑर्बिट। मान लीजिए कि ऑर्बिट 1 है, 2 है, 3 है, तो हर तरह का ऑर्बिट है, सबका एनर्जी अलग अलग होगा। तो वही कह रहा है कि जो हम ऑर्बिट को सिलेक्ट किया, मान लीजिए दूसरा ऑर्बिट लिया, तो उसके पास जो एनर्जी होगा वो हमारा En डिनोट करता है। किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला दिया गया है जहाँ पे हमारा En है। अगर मान लीजिए दूसरा ऑर्बिट का हमको एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो उसका हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा En निकालेंगे, मतलब वो दूसरा ऑर्बिट का एनर्जी पता करेंगे। RH क्या डिनोट कर रहा है, ये होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। एक देखिए रेडबर्ग कांस्टेंट एक प्रकार का कांस्टेंट है, कहीं से लिया गया है। इसको आपको इस वीडियो लेक्चर में, मतलब इस टॉपिक में उतना जानना नहीं है, बस मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा था कि आप लोग ये कंफ्यूज नहीं होंगे आखिर ये चीज़ है क्या, अज्ञात न रहे इसीलिए। फिर आगे है M, और M बराबर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट में उसका खुद का मास होगा, वही बता रहा है। अगला कह रहा है कि H बराबर होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। इससे पहले भी हम जाने थे कि हमारा जो बोर्स थ्योरी होता है प्लैंक्स कांस्टेंट रेडिएशन पे बेस्ड होता है, तो वो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट को इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, जो है टॉपिक उसी पे टाइम दे रहा है ताकि वीडियो लेक्चर लंबा ना हो, आपको भी टाइम बोरिंग नहीं लगे, ठीक है। अब आगे मैं थोड़ा ऊपर स्लाइड करता हूँ। देखिए M के बारे में जान लिए। H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। N बराबर होता है 1 2 3 पे नंबर ऑफ ऑर्बिट। मान लीजिए कि ये हमारा ऑर्बिट है, इसमें एटम है, एटम के अंदर बहुत सारा ऑर्बिट है, तो कौन सा ऑर्बिट को हम निकाल रहे हैं एनर्जी, उसके लिए यहाँ पे N डिनोट करता है। अगर दूसरा है तो 2 लेंगे, इसी प्रकार कुछ बताया जा रहा है। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे, इसको आप नोट डाउन करेंगे।
चलिए इतना नोट डाउन कर लिया होगा, ये हमारा लास्ट रहता है। इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेस्ड ऑन बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी पर ही हमारा वो बेस्ड है। तो इससे पहले मैं सोचा कि बोर्स थ्योरी आप लोगों को जानना इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अगला जो वीडियो लेक्चर लाएंगे इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।